हेलो बच्चा लोग, मजा आ रहा है? आने चाहिए मजा यार। एग्जाम का मौसम नजदीक है ना बच्चों। कल की क्लास कौन कौन देख के इस क्लास में उपस्थित है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना कल का क्लास देखे यहाँ पे हाजिर है? बताओ जरा इस बार। देख के आए हो ना कल का क्लास? डेफिनेटली देख के आए होंगे आप लोग, और अगर नहीं देख के आए हैं तो कृपया देखिए, है ना। अच्छा बच्चों, कल की क्लास में एक प्रॉब्लम हो गई थी ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो था, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, सडनली वो बीच में कट गया था, ठीक है। और आई थिंक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था ना। चलो कोई नहीं बच्चों, है ना। कल का क्लास बीच में कट गया, ठीक है। और कल लास्ट में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है ना कि आगे हम रिकॉर्ड कर ना सके, ठीक है। कोई बात नहीं, कल का जो कंटेंट रह गया वो और आने वाले जो अपने सवाल है वो हम लोग यहाँ पे आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सारे लोग। देखो बच्चों, कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि आज से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट वो स्टार्ट ही है, और चलिए आज से हम लोग एक जंप देते हैं इस कोर्स को, ठीक है। बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे ना वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा, जितनी भी बच्चों हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे ना, वो सारी की सारी बातें आप लोग के बोर्ड एग्जाम को बेटर से बेटर बनाने के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी कोई ऐसी डिटेल बात नहीं करेंगे या कोई दुनिया भर की बातें नहीं बनाएंगे, ठीक है, जिसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना ना हो। यहाँ जो कुछ भी बच्चों बात होगी वो डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का सेशन, ठीक है। उससे पहले बच्चों मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, आज की क्लास हम लोग शुरू करें, है ना, नए नए सवालों को देखें, है ना। उससे पहले मैं आपको एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, है ना। बहुत से बच्चे जानते होंगे और शायद कुछ बच्चों को पैटर्न का अंदाजा ना हो। तो 10 दिन यहाँ से आपके पास है बच्चों, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और 10 दिनों में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। उसके लिए कुछ बातें मैं बता रहा हूं, पहले आप वो एक बार शॉर्ट में सुनो, देन आफ्टर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबको पता है कि फिजिक्स का जो पेपर है 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्योंकि 30 मार्क्स का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बच्चों प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और इस 70 नंबर के पेपर में सबको पता है यार कि 35 है ना, आधा बच्चों, देखो 70 का आधा 35 होता है, ठीक है। तो 35 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सबको पता है, ठीक है। 35 मार्क्स का, जी हाँ। और रेस्ट जो 35 बच गया बच्चों, उस 35 में आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों रहेंगे ना, ये किस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। आप शायद जानते होंगे कि 35 ऑब्जेक्टिव आना है, बट ऐसा नहीं है कि 35 ऑब्जेक्टिव आएगा तो 35 आएंगे और 35 करने होंगे। बच्चों बिहार सरकार आपको लेके बहुत चिंतित है ना। उसको पता है कि बच्चे लोगों का क्लास बंद है और बच्चा लोग पढ़ाई तो किया नहीं है, तो पास कर देना उसे, ठीक है, जिसके हम सख्त विरोधी हैं। बच्चों मेरा सीधा सा मानना है कि जो पढ़ाई ना करे उसको प्यार से फेल कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अगली बार पढ़ाई करे और जब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए तब वो बच्चा आगे प्रमोट हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब राजनीतिक बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एनीवे मैं ये कह रहा था कि 35 ऑब्जेक्टिव आएगा, और 35 ऑब्जेक्टिव कैसे बच्चों, तो आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आएंगे, 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कोई भी 35 का आंसर देना है, ठीक है। आपको 70 में से 60 आ रहा है या 65 आ रहा है, तो आपको वहां पे इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि हाँ जी मेरे को 70 में से तो 65 आता है, मैं 65 बना के आऊंगा तो देखने वाला पेपर खुश हो जाएगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको कुछ भी आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। 70 में से आपको 35 करना है, क्योंकि 35 नंबर का ही वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 70 में से 35 क्वेश्चन करना है। तो बच्चों कहने का सेंस की ये जो चीज है ना, ये आपके क्या बोलते हैं बर्डन को आसान करेगी कहीं ना कहीं। अगर आप कहीं आप किसी चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं लैचेस है, या कोई चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूट चुका है, तो टेंशन नहीं होगी आपको। आप इस 70 में से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वो 35 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है वो करोगे आप, तो आप 100% पे रहोगे, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे 10 आएगा सब्जेक्टिव में, 35 नंबर में से, ठीक है, 20 आएगा आपका शॉर्ट टाइप 20 नंबर का, 35 में से
20 नंबर का आएगा शॉर्ट टाइप, और बच्चों 15 नंबर का आएगा आपका लॉन्ग टाइप। ठीक है, लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप कैसे आएंगे, तो एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का आएगा। इसका मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसका मतलब है कि 10 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का, टोटल 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ भी आपको बच्चों सेम सीन है, जैसे 35 ऑब्जेक्टिव करना है लेकिन आएंगे 70 में से 35 करना रहेगा। जैसे 10 शॉर्ट करना रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 20। ठीक है, 20 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं मैं, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, और उस 20 शॉर्ट टाइप में से आपको कोई भी 10 अपने मन से सिलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, ओके बच्चों। लॉन्ग टाइप में आप क्या जान रहे हैं, लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है, 15 नंबर का आना है, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 3 15 है ना, 15। तो बच्चों ये 15 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा, तो 20 नंबर का शॉर्ट, और यहाँ लॉन्ग 15 का, 20 और 15 कितना, 35। और यहाँ बच्चों लॉन्ग जो रहेगा 3 लॉन्ग रहेंगे, और सेम पहले की तरह है ना, 6 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग के, जिसमें से करना कितना रहेगा, ओनली 3। तो बच्चों जो पूरा मैंने बताया है ना, इस पूरे को देख करके डेफिनेटली अगर आप थोड़े भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप सोच सकते हो ऐसा, यार 6 लॉन्ग आएगा तो 3 तो कोई ना कोई हम कर ही देंगे, 20 आएगा 10 तो हम कर ही देंगे, 70 आएगा 35 तो हम कर ही देंगे, और अगर कर देंगे तो मार्क्स भी अच्छा ही जाएगा। क्या कहते हो, है ना, जी हाँ। तो इस तरीके से आपका पेपर आना है बच्चों। और यहाँ जो भी मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा ना, जितने भी मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, जो भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट देखो कितना करवा पाता हूं मैं, है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जितने भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आप देखें कि यहाँ 10 दिनों में मैं जब आपको पढ़ा दूंगा ना, यही आपके लिए बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना, वो मोस्टली हमारी इस 10 दिनों की क्लास की ओर इंक्लाइंड होंगे। मैक्सिमम सवाल बच्चों आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, और अगर आपने थोड़ा खुद से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली बच्चों बहुत ज्यादा औसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे अपने पैटर्न को, है ना, किस तरीके से अपना पेपर आने वाला है। चलिए बच्चों, वेरी गुड, है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल 17 तक हो गया था ना बच्चों, वेरी गुड। आज हम लोग 18 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, 18 19 20 इस तरीके से हम टोटल काउंट करेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि जिन बच्चों को पहले से सवाल आता है, पहले से इस बात को छोड़ते हैं ना। दूसरी बात ये बच्चों कि सवाल जो भी आप बोर्ड पे देखोगे, पहले आप वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो को पॉज करके पहले सारे सवालों को बच्चों आप खुद से अटेम्प्ट करना कि कौन से सवाल का आपको आंसर आ रहा है, किसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम का आंसर आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तैयारी सही जा रही है। जो नहीं आएगा बच्चों, वो जब मैं सिखाऊंगा तो आप सीख लेना। और लास्ट में आपको बताना है कि मैंने आज जितने सवाल करवाए उसमें से कितना क्वेश्चन आपको पहले से आता था। ठीक है, दूसरा कि क्वेश्चन बैंक में जो भी आपके कुछ डाउट रह गए हैं, लाइक 2020 19 18 17 16 15, है ना, मैंने बता रखा है आपको कल की क्लास में कि 21 से लेकर के 15 तक का आपको पढ़ना है, उससे पहले का नहीं पढ़ना है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है, वो मुझे पता है कि आप कहाँ पे आपका डाउट है, कहाँ पे आपने टिक मार के छोड़ रखा है। ठीक है, तो उन डाउट वाले क्वेश्चन को भी हम यहाँ इस क्लास में लेंगे, और क्लास के लास्ट में प्रत्येक दिन 4 या 5 क्वेश्चन में ऐसे रखूंगा जिसको आपने टिक मार के रख रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कहाँ पे टिक मारा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 18 से दिखेगा। ठीक है, देखिए, इसको पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट कीजिए कैसे करेंगे इसको। दिखाई दे रहा है बच्चों, वेरी गुड। इसको एक बार देखिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, और खुद से एक बार बच्चों आंसर करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, 18वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 10 पावर 15, 10 पावर 17, 10 पावर 18, 10 पावर 25। वेरी गुड। 19वां क्वेश्चन है 1 kWh। बच्चों kWh का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, है ना, ये कितने के बराबर होता है? फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आपके पास 1 AMU बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1.67 इंटू 10 पावर 27। ठीक है, 27 नहीं बच्चों, यहाँ माइनस में होगा। 1 सेकेंड, डेफिनेटली हाँ माइनस में होगा बच्चों। इतना ज्यादा मार्क्स थोड़ी हो गया यार। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ बच्चों अब करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, हाँ, तो 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। यहाँ बी में दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 20 24 kg। ठीक है, और एंड सो ऑन।
बच्चों 21वां क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? विभव घटता है, धारा घटती है, शक्ति घटता है, नल, ठीक है। और 22वें में मैंने बच्चों ऑप्शन नहीं लिखा है, फैक्ट्स। आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं बता ही रहा हूं आपको। फैक्ट्स, फैक्ट्स का अर्थ होता है, अर्थ कह लें या फिर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए कि फैक्ट्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। देख लिया बच्चों, कर लिया आंसर, वेरी गुड। चलो अब मैं बताता हूं आपको, देखना। और दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई देंगे ना, ऐसा नहीं है कि उतने ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं या फिर एकदम नैरो माइंड होकर के आपको उतना ही देखना है। क्लास को एकदम ध्यान से सुनो, इंटेलिजेंट कोई बच्चा बनेगा नहीं, ठीक है। पूरे क्लास को मैं 1-1 मिनट क्या क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, भगा के देखोगे बच्चों तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी मिस हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो तो है ही है, और साथ में इसके अलावा मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन टैग करके बोल दूं, तो वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा तो नहीं, वो आप अपनी कॉपी में सेपरेटली अलग से लिख लेंगे और उसको भी याद रखेंगे, बिकॉज वहां से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, 18वें क्वेश्चन में था नाभिक का घनत्व होता है, आप सबको याद होना चाहिए। नाभिक का जो घनत्व था ना, वो था 2.31 इंटू 10⁻17 kg/m³, ठीक है। सबको ये याद रखना है, नाभिक का घनत्व कितना होता है? 2.31 इंटू 10⁻17 kg, 10⁻17 kg/m³, ठीक है। तो आपसे कोटि पूछा है, कोटि का मतलब है डिग्री, कि 10 पे पावर कितने डिग्री वाला होता है ना। तो आप देखो 10⁻17 वाला, तो ऑप्शन क्या है? 10⁻15 बिल्कुल नहीं, 10⁻18 ना, 10⁻25 नहीं। तो बच्चों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10⁻17। नाभिक के घनत्व की कोटि पूछे 10⁻17, अगर पूरे नाभिक का घनत्व पूछ ले कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, तो हम बता सकते हैं 2.31 इंटू 10⁻17 kg/m³, है ना। 18वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है यहां से। 19वां क्वेश्चन है, एक 1 kWh है ना, 1 किलोवाट घंटा। सबको पता है कि 70 में 35 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आधा पेपर बच्चों ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 50% वेटेज ऑब्जेक्टिव का है। जो बच्चा इस 35 क्वेश्चन को सही से डील कर ले जाएगा वो काफी अच्छे मार्क्स पे होगा, 85, 90 अप्रोक्स, यहां तक 90 प्लस भी जा सकता है अगर उसने 35 में से 33, 34 या पूरा 35 का 35 सही कर दिया तो, है ना। 30 से नीचे आओगे कहीं ना कहीं आप 80 से 90 के बीच में फंस जाओगे, और 30 से मिनट क्या बोलते हैं, 30 प्लस रहोगे, 85 प्लस 90 प्लस जाओ, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है। मैंने कहा बच्चों आपको, ठीक है, 30 से ज्यादा नंबर लेके आओगे, है ना। आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में 30 प्लस स्कोर करते हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप 85 प्लस कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर आप 35 में 35 कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप 90 प्लस पे स्टैंड करोगे। और बच्चों आप 30 से नीचे आते हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर आप जाके फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप फिर इस तरीके से डाउन आए, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों कोई आ गया था ना, एक मिनट, कोई आ गया था, ठीक है, मिलना पड़ा उससे। हाँ तो कहा थे बच्चों हम लोग, तो हाँ तो मैं ये बता रहा था कि 30 से नीचे आने वाला बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा, ठीक है। जिसका 28-27 रहेगा वो बच्चा बिल्कुल बात नहीं करेगा, और ऐसे बच्चों को मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए बढ़िया से सुनो ताकि ऐसी नौबत ना आए कि आप 30 से नीचे आओ, है ना। चलो, तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? सबसे पहली बात बच्चों आप ये याद रखो कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ना। किलोवाट घंटा जो होता है ना बच्चों, वो ऊर्जा का मात्रक है, क्लियर है। किलोवाट, किलोवाट किसका? शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका? ऊर्जा का, क्लियर है ना बच्चों, याद रखना। किलोवाट किसका? किलोवाट किसका? ऊर्जा का, बताना है वहां से। और किलोवाट घंटा किसका? ऊर्जा का, वेरी गुड। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है ये तो पता चल गया, ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन पूछा है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो बच्चों आप याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बच्चों जूल एनर्जी ऊर्जा का ही तो मात्रक होता है ना, और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक होता है, इसलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर हम क्या कह सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये याद रखना है बच्चों सबको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी दिख सकता है आपको, ओके। बच्चों ये जो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3.6 मेगा जूल, राइट। बिकॉज ये मेगा हटाएंगे, जैसे आपको पता है ना कि माइक्रो हटाते हैं 10⁻⁻6 लेके आते हैं, सिमिलरली बच्चों मेगा हटाते हैं ना तो 10⁻+6 लेके आते हैं। तो 10⁻+6 हटा देंगे तो मेगा लेके आ जाएंगे। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल, कैसे भी आप याद रख लें।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि 19 नंबर क्वेश्चन 1 kWh किसका मात्रक होता है, ये 1 मिनट। अभी सुबह के बच्चों 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग की शुरू हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं बच्चों, है ना, थोड़ी देर आप एडजस्ट करना। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कि 1 kWh इज इक्वल टू व्हाट, 3.6 मेगाजूल। क्लियर है ना? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक AMU है ना, एक AMU आपसे पूछा है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एनर्जी की बच्चों ये एक यूनिट होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, सॉरी, मास की एक यूनिट होती है। अर्थात जैसे आप सुनते हैं ना, मैंने बोला कि क्लोरीन में आप सुनते हैं कि यहाँ पे 17 होता है, ऊपर में लिखा होता है 35.5, है ना। तो आपको पता है ऊपर वाला मास को रिप्रेजेंट करता है। 35.5 में अगर हम 35 ले लें पूर्णांक तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और हम पूरा 35.5 ले ले बच्चों तो ये हो जाएगा परमाणु भार। भार किसमें, केजी में, ग्राम में, किसमें, दोनों में से किसी में भी नहीं बच्चों। ये जो 35.5 होगा ना भार, ये होगा AMU में। AMU एक मात्रक होता है, ठीक है, द्रव्यमान को मापने वाला। तो एक AMU किसका, जैसे यहाँ पे kWh किसका मात्रक, ऊर्जा का, वैसे AMU किसका मात्रक, द्रव्यमान को मापने का मात्रक, किसमें, एटम्स के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो एक AMU किसके बराबर होता है ना। तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 kg, ठीक है। सी में है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चों इसका आप आंसर याद रखना कि एक AMU जो बराबर होता है ना, वो बराबर होता है किसके, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से उसको सुनो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बच्चे अच्छी तरीके से चीजें बैठ जाए, है ना। चलो, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 पे आते हैं, है ना। ओके बच्चों, एक चीज आप यहाँ पे और याद रखो कि एक AMU जो है ना, वो कितने के बराबर होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में आपने क्लास में पढ़ा होगा कि एक AMU द्रव्यमान क्षति होने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताओ। वेरी गुड, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है, एक AMU जब द्रव्यमान की क्षति होगी ना, द्रव्यमान लॉस्ट हो जाएगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वो एक AMU होता कितने kg के बराबर है, तो 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ठीक है। ऐसे दे सकता है, एक AMU क्षति होने से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना kg के क्षति होने से भी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ठीक है। तो आपको बताना है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप लोग, ऊंचाई और अपचाई। वेरी गुड, ऊंचाई अपचाई बच्चों दो तरह के ट्रांसफार्मर अपने पास होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है ना, कि ऊंचाई में कौन सा राशि घटता है। करो आंसर, विभव, धारा, शक्ति, नन। तो बच्चों इसका आंसर क्या कर देंगे हम लोग। आप सबने पढ़ा है कि ऊंचाई में विभव बढ़ता है ना, स्टेप अप में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और अपचाई में विभव, ऊंचाई में विभव बढ़ता है और अपचाई में विभव बच्चों क्या होता है, घटता है। तो ऊंचाई में क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है, लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा कि क्या बढ़ता है, आपसे पूछा है कौन सी राशि घटती है। तो बच्चों याद रखना, जिस ट्रांसफार्मर में विभव बढ़ेगा उसमें धारा घटेगी। मैंने वैसे क्लास में पढ़ा रखा है आपको, अगर आपको याद हो तो, है ना। ऊंचाई में विभव बढ़ेगा, धारा घटेगी, और अपचाई में विभव घटेगा तो धारा बढ़ेगी। वेरी गुड। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, विभव तो बढ़ती है ना, तो विभव अगर बढ़ती है तो घटेगी कौन, धारा घटती है। बच्चों डेफिनेटली ध्यान से आप चीजों को समझें, बिकॉज इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोग को ये पता होता है कि यार ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव बढ़ जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, क्या घटता है, धारा घट जाती है। अब मैंने ये पढ़ा दिया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अपचाई में क्या होता है, इसी का जस्ट रिवर्स केस होगा बच्चों, है ना। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, फैक्ट्स का अर्थ क्या होता है। देखिए, फैक्ट्स के बारे में जो डिटेल नॉलेज है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं बस आपको इसका स्टैंड फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। बच्चों फैक्ट्स के स्टैंड फॉर्म की अगर आप बात करोगे, ठीक है, आपने फैक्ट्स के बारे में सुना होगा, है ना, किस तरीके से ये काम करता है, या फिर किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या काम होता है, फैक्ट्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सब मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। अभी आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, बिकॉज आपके एग्जाम में सिर्फ इसका फुल फॉर्म आना है, अगर आएगा तो, ठीक है। तो बच्चों फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स ऊपर वाला मिटाता हूं बच्चों, ठीक है।
देखो आपसे फैक्ट्स का स्टैंड फॉर्म पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्स का जो स्टैंड फॉर्म है ना बच्चों, आप याद रखना वो होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी। क्या याद रखोगे, फेसिमाइल, स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे सी साइलेंट होता है, फेसिमाइल, या फिर आपके बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तो ये भी लिखिए, बुक में जैसे दिया हुआ है कि फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, देख लेना, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, ये होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी। याद रखना बच्चों, फैक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, फेसिमाइल टेलीग्राफी। तो यहां से बच्चों आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर, रेडी रहना। चलो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी होगी बच्चों, है ना, मिला लो एक बार सारे क्वेश्चन को, पढ़ लो बढ़िया से एंड करो आंसर। देखिए बच्चों, आई थिंक इस स्लाइड में थोड़े आसान क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वेरी गुड, अगर आसान है तो आप आंसर करें और देखें कितने क्वेश्चन आते हैं आपको। चलो बच्चों देखते हैं, है ना, ध्यान देना। देखो बच्चों, आसान टफ की कोई परिभाषा नहीं है कि आसान क्या होता है और टफ क्या होता है। डेफिनेटली वो चीज जो आपको पहले से आती रहती है वो आसान होता है, और जो नहीं आती है वो टफ होता है। हो सकता है किसी के लिए कोई चीज जो आसान हो वो किसी के लिए टफ हो, और किसी के लिए कोई चीज अगर टफ हो तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए आसान हो। सो कोई परमानेंट डेफिनेशन इजी और डिफिकल्ट की नहीं होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23 है, आयाम मॉडुलस सूचकांक का मान होता है। कहां से कहां होता है, आंसर करो वही से। वेरी गुड, 0 से 1 के बीच, वेरी गुड, है ना। तो आयाम मॉडुलस सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। बच्चों मैंने आपको ना इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन जो होता है वो क्लास में करवा दिया था, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करना चाहें तो आप देख सकते हैं। आयाम मॉडुलस सूचकांक हमने ऐसे इंडिकेट किया था म्यू एम से, और बोला था ये होता है भाई ई मैक्स माइनस ई मीन और अपॉन में ई मैक्स प्लस ई मीन, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, है ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आयाम मॉडुलस सूचकांक का, और इसका मान कहां से कहां के बीच में वेरी करता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, 24 है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं देखने में कोई परेशानी हो रही हो तो मेरे साथ आप देखें, और जब मैं बोलता हूं तो अच्छे से सुने। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के समतुल्य विमा की राशि होती है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको याद रखना कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर समतुल्य विमा की राशि जो है ना वो ये है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एक्चुअली बच्चों इसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होती है, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है डेरिवेशन का इसके, तो अभी आप याद रखो इसको, ठीक है। 1/2, मैं 2 बार पढ़ देता हूं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के समतुल्य विमा की राशि कौन, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बाकी के ऑप्शन को देख लीजिए, 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट, ये बिल्कुल नहीं होगा। म्यू स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2b, बिल्कुल नहीं। 1/2 बी म्यू नॉट का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है, कौन होता है बच्चों, है ना। वेरी नाइस, आप डेफिनेटली वहां से बैठ करके आंसर कर रहे होंगे साथ साथ, और अगर नहीं कर रहे हो तो कम वक्त तो आंसर करो यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गिव आंसर इफ यू नो। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है, तो आप याद रखेंगे होल होता है, नहीं होल नहीं होता है भाई। मुख्य आवेश वाहक एन टाइप में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों होल क्या है, होल बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करने वाला पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिहेव करने वाला एक चार्ज कैरियर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बोला, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन, तो इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप यह याद रखना, अगर एन टाइप ना पूछ करके आपसे ये पूछा होता ना कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन है, तो आप इलेक्ट्रॉन आंसर नहीं करते, तब आपका आंसर होल हो जाता। तो यहाँ से आपके 2 सवाल क्लियर हो गए। पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में कौन, होल। और बाकी आप होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों, ऐसा हो नहीं सकता, नन का तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक के रूप में किसमें, एन टाइप में। होल किसमें, पी टाइप में। बच्चों होल को ना हम लोग कई बार कोटर भी कह देते हैं, तो आप याद रखना कि होल की जगह आपको कोटर भी लिखा हुआ दिख सकता है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन, कोटर या फिर होल या फिर छिद्र, ठीक है। वेरी नाइस।
और एन टाइप में कौन? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर आप आए बच्चों, ठीक है, 26 पे अगर आप आए तो क्या देखेंगे आप लोग 26 में? क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है ना? करो आंसर वहां से। विद्युत हीटर में, हाँ वेरी गुड बच्चों, विद्युत हीटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप याद रखें, इलेक्ट्रिक हीटर में अपन यूज करते हैं किसको? नाइक्रोम को। ठीक है, जान रहे हो ना आप लोग? वेरी गुड बच्चों। नाइक्रोम जो होता है ना, नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है, और इसके नाम से क्लियर है, नाइक्रोम में 3 चीजें होंगी। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, इन तीनों को मिला के कौन बनता है? नाइक्रोम। जितनी भी बातें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं क्वेश्चन के साथ साथ, वो बातें आप बढ़िया से, अगर आप याद रख सकते हो तो आप याद रखें, और मैं तो सजेस्ट करूंगा उसको आप लिख ले, है ना बच्चों? बिकॉज ऑल दीज बात आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम एंड फॉर योर नॉलेज एज वेल बच्चों, है ना? 26 हो चुका है। विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग करते हैं, है ना? लास्ट नहीं है, इस स्लाइड का लास्ट है। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम किसका उपयोग करते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। डेफिनेटली आपने क्लास में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, बताओ वहां से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े हो ना भाई? वेरी गुड, हमारे सारे स्टूडेंट ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, है ना बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड में बाइसिंग कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र अभिनति, रिवर्स बाइसिंग, पश्च अभिनति, सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, है ना? उम्मीद कर रहा हूं आपने रिवाइज कर रखा है ना? कुछ बच्चों को डाउट होगा तो हम यहाँ भी करेंगे क्रैश कोर्स के अंदर, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा, है ना? फिलहाल वही से एक सवाल है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो बच्चों आप याद रखना डायोड का उपयोग हम दिष्टकारी, जिसको हम इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं, उस रूप में करते हैं। 2 तरीके से करते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आप याद रखना कि जब हम बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी तो 1 डायोड, जब हम बोलेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी तो 2 डायोड। क्लियर है? अर्ध तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड लगाएंगे? 1। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग करेंगे? 2। तो ये बात क्लियर है एकदम, है ना? आगे से दिक्कत नहीं होगी आपको। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग करते हैं कितने डायोड का? 2 डायोड, 1 डायोड, 4 डायोड, 5 डायोड। बच्चों कितना? 1 डायोड नहीं, ये कब होता? जब अर्ध तरंग दिष्टकारी है, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ना, 2 डायोड। वेरी गुड, आज की क्लास में 10 सवाल यहां तक हम लोग कर चुके हैं, और टोटल मिला के कितने बच्चों? 27। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पे फिर से आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे, एकदम बच्चों सीखते रहिए, करते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना? रिवाइज करते रहो, देखते रहो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टू अपीयर इन योर बोर्ड। ओके बच्चों, दिखाई दे रहा है? वेरी नाइस, बढ़िया से एक बार देख लो बच्चों इन सारे सवालों को, और कीजिए आंसर, कितना आता है कितना नहीं आता है ना बच्चों? सभी तरह के सवाल लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स हो या जो भी होता है ना? जहां तक आपकी नजरें जाती है, जहां तक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की नजरें जाएंगी, है ना? हर तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल, है ना? क्वेश्चन नंबर 28 आपने पढ़ लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन है, यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E1 एवं पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो आपसे दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों, E1 E2 के बीच में रिलेशन ही तो पूछा है यहाँ पे। E1 कैसे प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा है? नीले वाले प्रकाश की, है ना? आपको पता ना स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, तो उन्हीं के पार्ट्स है ये सब। और E2 किसकी ऊर्जा है? पीले रंग के फोटोन की, है ना? तो आपसे पूछा रिलेशन बता दो भाई, ठीक है बच्चों? इसका आंसर हम कैसे करेंगे? कोई बच्चा जान रहा है इसका आंसर? चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है? ध्यान देना। देखिए, आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, विबग्योर, सब लोग को पता होगा, है ना? 100%। अगर ये नहीं पता है तो बहुत तकलीफ की बात है, बहुत ज्यादा ही तकलीफ की बात है ना? कोई बात नहीं, है ना? पता होगा आपको वैसे, विबग्योर। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं बेंजानी पिनाला, बेंजानी पिनाला, है ना? डेफिनेटली बेंजानी पिनाला। कलर कोड का एक्सटेंशन जानते हैं आप लोग? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। चलिए हिंदी में आते हैं। नीला, नीला क्या है भाई बच्चों? नीला जो है ना, नीला, नीला ये रहा, बेंजानी नीला, है ना। बच्चों पीला क्या है? पीला, 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 पीला ये रहा, ये रहा। अब आप सारे देखो लॉजिक जो मैं बता रहा हूं ना, यही क्वेश्चन नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, शायद 18 में या 18-17 में आया होगा, है ना। देख लेगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सेम। अब मैं बताऊं आपको कि हो सकता है कि ये सेम तरह का सवाल एग्जाम में रिपीट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कलर बदल दे, नीले की जगह पे लाल दे दे, पीले की जगह पे ग्रीन दे दे, कुछ भी दे सकता है बच्चों, है ना। तो आपको एक बार लॉजिक समझ लेना है कि लॉजिक क्या है, और वो लॉजिक अगर आप एक बार समझ जाते हो ना बच्चों, तो सवाल कैसे दिया आप कर लोगे, है ना। समझना, मैं बता रहा हूं आपको। बेंजानी पिनाला, पहले कौन है? नीला, फिर कौन है? पीला। सबको पता है कि बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, लैम्डा, वो सबसे कम होता है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम, सबको पता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पता है आपको? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है h म्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा। h म्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा, ये क्या है? ये फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला ही तो है बच्चों। वेरी गुड, है ना, ये सब जान रहे हो। अब आपको पता है h इज अ टाइम कांस्टेंट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, ठीक है। h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो बच्चों डिटरमाइन कौन करेगा? लैम्डा। अब लैम्डा अगर कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो कनेक्ट कर पा रहे हो ना? हाँ जी, कनेक्ट डेफिनेटली कर रहे होंगे आप लोग। लैम्डा अगर कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और इसी का अपोजिट, अगर लैम्डा बच्चों ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब समझ में हमको एक बात आ गई यहां से कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य कम तो एनर्जी ज्यादा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो एनर्जी कम, यही होगा ना बच्चों। हाँ, तो आप मुझे बताओ, बैगनी से लाल की ओर जा रहे हैं, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज्यादा। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है। बैगनी से शुरुआत हो रही है, सबसे कम है, और बढ़ते 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 हम लाल पे गए, तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम हो गया, अर्थात लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, हमने पढ़ा है इसको। जैसे जैसे आगे जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि नीले में और पीले में किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसका कम? बताओ बताओ बच्चा लोग, वहां से आंसर करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे, कनेक्ट करके होंगे, और आपने वहां से बैठ के बोला भी होगा, है ना बच्चों। आपको मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा। बैगनी सबसे पहले, सबसे कम, और सबसे लास्ट में आगे जाने बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 लाल का सबसे ज्यादा हो गया, है ना। तो नीला पहले है, पीला बाद में है, तो नीला पहले है, पीला बाद में है, तो ऑफकोर्स पीले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, नीले का तरंगदैर्घ्य कम होगा। अब मैंने क्या बताया यहां पे आपको, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसकी ऊर्जा कम। तो नीले का तरंगदैर्घ्य कम है, इसका मतलब नीले की ऊर्जा होगी ज्यादा। पीले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका मतलब पीले की ऊर्जा होगी कम। थोड़ा ध्यान से सुन ले आप, है ना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आगे पीछे हो गया तो वीडियो को 2-3 मिनट पीछे कर लें, और इस लाइन को दोबारा सुने कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो नीले प्रकाश की ऊर्जा क्या गिवन है बच्चों? E1 है, इसकी ऊर्जा E1 है। पीले की ऊर्जा क्या गिवन है? E2। अब आपको पता है नीले का तरंगदैर्घ्य कम है, तो इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। पीले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, ऊर्जा कम होगी, तो नीले की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब E1 ज्यादा होगा E2 से। तो ऐसा होना चाहिए। खोजो ऑप्शन में कहा है। हाँ, ए बिल्कुल नहीं, बी हाँ लग रहा है ना बच्चों, E1 जो है वो E2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। डेफिनेटली आपको इस सवाल का लॉजिक समझ में आया होगा, है ना। अगर लॉजिक समझ में आया है तो एक बार आप लोग दांत दिखा दो वहां से, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता हूं। अगर क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, लेट्स से मैंने क्वेश्चन ये कर दिया कि नीले की जगह पे, जैसे क्वेश्चन क्या चेंज करना, आप इसी में बताओ, मुझे बताओ कि बैगनी में और हरे में, है ना, बैगनी और हरा में, बैगनी वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्यादा कि हरे वाले की ज्यादा? किसकी ज्यादा? ऑफ कोर्स बैगनी की। देखो इतना कुछ मैंने बताया ना आपको, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक एक बार यहां पे दे देता हूं, आप याद रखना। जो पहले आएगा, सीधे याद रखो, जो पहले आएगा उसका ज्यादा, बेंजानी पिनाला में जो पहले आएगा उसका ज्यादा, जो बाद में आएगा उसका कम। कहानी खत्म। नहीं सोचना हमको लैम्डा और HC अपॉन लैम्डा जो भी है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, मैंने डायरेक्ट लॉजिक बताया।
बेंजानी फिनाला में जो पहले आएगा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जो बाद में आएगा उसकी ऊर्जा कम। तो बैंगनी में और हरे में पहले कौन आ रहा है? बैंगनी, ऊर्जा ज्यादा। इस क्वेश्चन में नीले में पीले में पहले कौन आ रहा है? नीला, ऊर्जा ज्यादा, जो बाद में आएगा ऊर्जा कम। उम्मीद कर रहा हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। खत्म करते हैं इसको, बढ़ते हम लोग आगे, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देंगे तो आपको पता है वीडियो लंबी हो जाएगी। और फिर कुछ बच्चे ऐसा, सबको तो नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े कार्टून है जो वीडियो की लेंथ 1 घंटा प्लस देखकर डर जाएंगे, यार इतनी लंबी वीडियो में कैसे देखूंगा, है ना। वो बच्चा एक्स्ट्रा की ट्रिवियल एक्टिविटीज में टाइम लगाएगा बट प्रोडक्टिव कामों में टाइम नहीं लगाएगा, बिकॉज ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। एनीवे, डांट नहीं रहा। 28 का आंसर हो गया बी। 29 पे आते हैं बच्चों। 29 है 6 नियतांक का मात्रक किसके मात्रक के सदृश होता है? सबसे पहली बात, 6 नियतांक जानते हैं आप लोग? बताओ वहां से, बताइए, मैं सुन रहा हूं बच्चों, है ना। जानते हैं? जी हाँ बच्चों, 6 नियतांक जो होता है ना, 6 नियतांक के बारे में आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी में, है ना। रेडियो एक्टिविटी में इसको अपन लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, यानी लैम्डा बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं। 6 नियतांक को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। अब 6 नियतांक का मात्रक पूछा है, और मात्रक नहीं पूछा, ये पूछा है 6 नियतांक का मात्रक किसके सदृश है। ओके, है ना। तो बच्चों आप याद रखो, आपको पता है 6 नियतांक को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में समझाया था, पढ़ाया था कि 6 नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स। जान रहे हो ना यार? डेफिनेटली नहीं जान रहे हो तो मैं बता रहा हूं आपको, आप याद रख लेंगे, पता है आपको तो आप रिवाइज करो मेरे साथ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो याद कर लो, आज से याद होना चाहिए। 6 नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब आप आवृत्ति के बारे में आपने सुना होगा। आवृत्ति जो है ना, ये आवर्तकाल का उल्टा होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवर्तकाल एक प्रकार का टाइम है, मात्रक सेकंड, 1/सेकंड, क्या पहुंचोगे आप लोग? सेकंड इनवर्स। आवृत्ति बराबर आवर्तकाल, आवर्तकाल सेकंड, तो मात्रक क्या निकाल देंगे? सेकंड ऊपर करेंगे, सेकंड इनवर्स। तो क्लियर हो गया ना। सेकंड इनवर्स 6 नियतांक का मात्रक है। सेकंड इनवर्स आवृत्ति का, देखो कुछ बच्चा सोचेगा कि सर जी आवृत्ति का मात्रक तो हमने हर्ट्ज सुन रखा है, सोचेगा ना। तो बच्चों हर्ट्ज भी होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है ना। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने आवृत्ति का आविष्कार किया था। ठीक वैसे ही जैसे बल का मात्रक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन एक पर्सन था, साइंटिस्ट था, है ना। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे, बट फॉर्मूला से हमने क्या निकाला? 1/आवर्तकाल सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। सेकंड इनवर्स जो होता है वो 6 नियतांक का मात्रक होता है। आपसे पूछा था 6 नियतांक का मात्रक किसके मात्रक के सदृश है? तो ऑप्शन देखो, तरंगदैर्घ्य बिल्कुल नहीं, आवृत्ति। जी हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में आ रही है, समझ रहे हैं। और मेरे इतने डिस्कशन के बाद जो मैं चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में रुक रुक करके, टाइम दे दे करके, ये एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप दोबारा इसको भूलोगे नहीं, है ना। बोर्ड एग्जाम में क्या, आगे भी किसी एयरफोर्स या नेवी या फिर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जहां पे ये सब फिजिक्स वगैरह आती है, अगर यहां सवाल आते हैं डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, महत्तम होती है, ठीक है। भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, बताओ बच्चों। इसको मैं बता देता हूं, आप याद रख लेना, ठीक है। और भेदन क्षमता के बारे में आप याद रखना, आपने पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, जानते हैं ना, अल्फा, बीटा एंड गामा। आप याद रखना, गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, अल्फा की सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा, गामा की उससे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि चौथा तो यहाँ पे कोई है नहीं, है ना। तो कहने का मतलब भेदन क्षमता में तो इस प्रकार जाएगा, अल्फा सबसे कम, उससे ज्यादा बीटा, उससे ज्यादा गामा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। इसी का वाइस वर्सा कल को आपसे पूछ ले कि सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो बच्चा रट्टा मार के जाएगा भेदन क्षमता गामा, भेदन क्षमता गामा, भेदन क्षमता गामा, और गलत हो जाएगा उसका। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है गामा की। बट सबसे कम भेदन क्षमता पूछे ना तो अल्फा की। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा है निम्न में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम, मतलब ज्यादा होती है। तो आंसर बताओ किसका? एक्सरे, बिल्कुल, ये तो पिक्चर से ही बाहर है। कैथोड किरण, नो। अल्फा किरण सबसे कम होती है इसकी, है ना। ज्यादा कुछ है? गामा किरण, ठीक है। तो निम्न में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता महत्तम होती है। आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ये तो सबको आता होगा,
ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और जिसको नहीं आता होगा उसको पाप चढ़ेगा, बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल आप पाप के भागी नहीं है, बिकॉज आपको आ रहा है। बताओ वहां से बच्चों किस क्षेत्र में पड़ती है? वेरी गुड, बामर क्षेत्र। बामर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे टाइम किल नहीं करेंगे, बामर श्रेणी। टिक मार दिया है मैंने, बढ़िया से देख लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी आंखों से दिखाई देती है? बामर श्रेणी। बाकी के ऑप्शन पर नजर मार लो। लाइमन श्रेणी, ये किसमें पड़ता है बच्चों बताओ? वेरी गुड, लाइमन श्रेणी पड़ता है पराबैंगनी क्षेत्र में। तो लाइमन पड़ता है पराबैंगनी में, बामर पड़ता है दृश्य में। इनको छोड़ करके आप जो भी सुनो ना वो सब अवरक्त में। पास्टन किसमें? अवरक्त में। फ्रोइड किसमें? अवरक्त में। ब्रैकेट किसमें? अवरक्त में। हम्फ्री किसमें? अवरक्त में। दीज आर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डेफिनेटली आपने क्लास में पढ़ा है। खैर यहाँ पे था कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो आंसर क्या हो गया? गामा। वेरी गुड, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विद्युत वाहक बल की विमा होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ml² T⁻², ml² T⁻² I⁻², ml² T⁻³ I⁻⁻1 एंड चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। बताओ बच्चों इसका आंसर हम करें उससे पहले मैं आपको साइड में 3-4 चीजें लिख देता हूं, कुछ बातें बता देता हूं। बातें नहीं है, कोई विशेष नहीं है, वेरी सिंपल बात एक्चुअली, है ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, बट आपको मैं HW देता हूं कल के लिए। कल जैसी क्लास अपनी होगी ना, मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, विद्युत क्षेत्र ये सबको करना है, आपको पता होगा मैक्सिमम को इनके बारे में। और मैं चाहता हूं कि एक बार इसको सिस्टमैटिकली सबको एक पेज में लिख करके, है ना, अलग से, और सबका मात्रक सबकी विमा लिख करके, और उसको 5-6 बार आप रिवाइज करना। कल एक क्लास में मिलना, पहले मैं पूछूंगा फिर क्लास आगे चलेगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत विभव, धारिता, विद्युत धारिता बच्चों, हाँ, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद इसी में ले लो आप चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र, सुन लो अच्छे से, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। इस तरह की क्वांटिटी जो है ना, मैं चाहता हूं कल आप इसका मात्रक और इन सब की विमाएं, 2 बातें दी मैंने, मात्रक विद्युत क्षेत्र देख लो आप लोग, है ना, बार बार रिपीट क्या करूं मैं, इन सब का मात्रक और इनकी विमाएं। ये बच्चों आप अलग से, अभी देखो मैंने यहाँ पे 4-5-6 लिख दिया है, और भी जो भी चीजें आप जानते हो इसी में आप खोजोगे, ध्रुव प्रबलता, प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे था आपका विद्युत वाहक बल, है ना। जितने भी आप देखोगे आप खुद से उसको एक पेज में लिखना, ठीक है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कम से कम 15 फिजिकल क्वांटिटी, कम से कम 15 क्वांटिटी, 15 राशियों का, है ना, ये सब को लेकर के, और आप एक्स्ट्रा ऐड करना कम से कम 15 राशियों का बीमा और उसका मात्रक आप लिखेंगे। आज लिख के इस वीडियो के बाद, इसको पूरा कवर करने के बाद, जैसे वीडियो खत्म होता है ना, आप इसको कवर करेंगे, सीखेंगे एक पेज में लिख करके, और कल एकदम अपडेट होके बच्चों आना है क्लास में। आपको पहले मैं पूछूंगा फिर क्लास आगे बढ़ेगी। एनीवे इस सवाल को देखते हैं। विद्युत वाहक बल की विमा होती है, ठीक है। देखो आपने ऊपर वाले को मैं मिटा सकता हूं, है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि देखना बच्चों वो जो सिंपल सर्किट की वीडियो थी ना, जो कुछ दिन पहले प्राइवेट चल रहा था, उसको मैंने पब्लिक कर दिया है, तो आप उस वीडियो पे जाए। सिंपल सर्किट का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, किरचॉफ्स लॉ से लेकर के जितने भी क्लास मैंने करवाया है आपको, आप जाए उसको देखें, उसका आनंद लें। वहां पे आपको मिलेगा विद्युत वाहक बल को हमने ई से इंडिकेट किया था, और ये बराबर होता है W/Q। यहाँ पे W कार्य होता है और Q क्या होती है? Q आवेश होता है। सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कार्य का जो विमा होता है वो होता है ml² T⁻², और Q का AT। ये भी बच्चों याद रखना, आवेश की विमा कितनी? आवेश की विमा AT, ठीक है, आवेश की विमा AT। कर दो सॉल्व, ml² T⁻² है, T⁻1 जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? T⁻³ A। एक करंट होता है 1⁻⁻1, ठीक है, ऊपर जाएगा।
अब जो कई बार एग्जाम में ना ए दे देता है, कई बार ए हटा करके, क्योंकि ए करंट का मात्रक होता है, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, कई बार आई दे देता है, यहाँ पे आई देके दिया हुआ है ना। एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 आई पावर माइनस 1 ये होती है विमा किसकी, विद्युत वाहक बल की। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मिलाओ एक बार, देखो कौन सा आंसर होना चाहिए, ये वाला टी पावर माइनस 2 आई पावर माइनस 1 या माइनस 3 है ना, ये वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल की विमा कितनी, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 आई पावर माइनस 1। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक लगाना भूल जाता हूं, ठीक है, तो कवर करें इसको। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपके समझ में बढ़िया से आ गया होगा, नॉट इवन समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को बड़े प्यार से देखा है तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। चलते हैं हम लोग आगे के सवालों की ओर और लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेरी नाइस। इससे पहले 32 तक होता है 33 तक होता है बच्चों, मैं भूल गया है ना, 32 या 33 से बार देख लेना और जो भी हो करेक्ट कर लेना, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, नंबरिंग अपना देखते रहना, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने इससे पहले तक के सारे क्वेश्चन को देख लिया है। चलते हैं आगे और देखते हैं सम मोर क्वेश्चंस which is more likely to come in your exam। बच्चों 33वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स की क्लास में सेपरेटली लगाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में 10 सालों में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, सबको मैं एक जगह कंपाइल करके अलग कर दूंगा और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, है ना, वो मैं आपको यहाँ क्रैश कोर्स के अंदर करवा दूंगा। बच्चों आप टेंशन फ्री रहना और मन लगा के पढ़ाई करते रहना। ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लॉजिक को आप यहीं पर देख लो, ठीक है, और यहीं पे खत्म करेंगे इसको। बच्चों क्वेश्चन है 1000 समरूप बूंदों को मिलाकर, बढ़िया से पढ़ लेंगे, 1000 है ना, 1000 समरूप बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें यदि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता कितनी हो, 5 फैराड हो। देखो आपको पता है कि एक गोले की जो धारिता होती है ना, जिसकी त्रिज्या समथिंग जैसे r है, धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सबने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है ना बच्चों। गोलीय चालक की धारिता कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इस तरह के सवालों का आंसर करने के लिए बच्चों आप बस एक लॉजिक ध्यान रखना, कितने बूंदों को मिलाकर के बनाया गया, एक वो पकड़ना और प्रत्येक छोटे का पकड़ लेना। मैं डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूं आपको, इस लॉजिक को समझे और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप ऐसे निपटा देंगे, ठीक है। तो 1000 समरूप बूंदों को मिलाकर बनाया गया, तो आप क्या करना, जितने को मिलाकर बनाया गया ना उसका घनमूल ले लेना। घनमूल समझते हैं ना, जैसे 8 का घनमूल कितना होता है, 2। पता होगा आपको, 12th में पढ़ते हो, 12th का पेपर देने वाले हो, ये सब अगर नहीं पता है तो मेरी क्लास में आप क्या कर रहे हो फिर, है ना, डेफिनेटली आपको पता है तभी तो आप यहाँ पे हो। 1000 समरूप बूंद है ना बच्चों, 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। घनमूल मतलब जैसे ये चीज अगर मैं इसमें पावर 3 कर देता हूं तो 1000 आ जाएगा, है ना। तो जिस पर करने के बाद ये आ जाए उसी को हम घनमूल कहते हैं। तो 1000 का घनमूल कितना, 10। तो घनमूल ले लिया हमने, है ना, क्यूब रूट्स निकाल लिया। घनमूल लेने के बाद कितना आया, 10 आया, ठीक है, 10 आ गया। प्रत्येक का कितना था, 5। अब इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 बचे 50, 50 आंसर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे करेंगे बच्चों, है ना। इसका घनमूल ले लिया 10 और प्रत्येक का कितना था, 5, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब सोचो बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन बैंक में मेरे ख्याल से उसको 3-4 बार देखा होगा कि 64 समरूप बूंदों को मिला करके, आ रहा है नजर, वेरी गुड। ये आपने देखा होगा बच्चों, 64 समरूप बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 फैराड हो तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। तो प्रत्येक छोटे की धारिता 5 फैराड, 64 को मिलाकर के बड़ा बनाया गया, बड़े का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इतने को मिलाकर के बड़ा बनाया गया ना, इसका घनमूल ले लो। 64 का घनमूल कितना, 4, प्रत्येक छोटे का 5, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 20। और आप में से बहुत सारे बच्चे ने डायरेक्ट इसका आंसर रट्टा भी मार रखा होगा, है ना। हाँ डेफिनेटली रट्टा तो मारा ही होगा आपने, ठीक है। और इस टाइम में पहले तो कोशिश करेंगे समझने की, और अगर ना समझ में आए तो मैं भी आपको कहता हूं कि बेटा रट्टा मार लो, कुछ भी करके हो, पेपर बेकार नहीं जाना चाहिए, पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। बिकॉज आप सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है
और आपकी मेहनत अगर बेकार जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी बच्चों अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मैं इतने प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो 1000 बूंदों को मिलाकर के बड़ा वाला बनाया गया, छोटे का था, गिवन था, हमने कर लिया। मैं एक और यहाँ से आपको डेमो में देता हूँ बच्चों को। सपोज, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल दे दूं मैं यहाँ पे कि 27 छोटे बूंद को मिलाकर के बड़ा वाला बनाया जाता है। 27 को मिलाकर के बड़ा वाला बनाया जाता है। यदि 1 का 10 हो, सुनो ऐसे में दे रहा हूं, यदि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 10 हो और एक बड़ा बूंद बनाया गया 27 बूंदों को मिलाकर के, तो बड़े वाले की धारिता कितनी होगी? सिंपल, डायरेक्ट आंसर बोलो वहां से। 27 का घनमूल कितना? 3। छोटे वाले का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आंसर। ठीक है, ऑप्शन बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना। आपको अगर लगता है कि आप याद रख पाओगे तो याद रखें, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो इस सारे लॉजिक को जो मैंने यहां बोला है कहीं कॉपी में लिख ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ठीक है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। बच्चों कौन सी फिल्म है, जानो समझा करो। ये सारी फिल्म जो है वो फिल्म और हमारी फिजिक्स की फिल्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कौन सी फिल्म है इसकी बात अभी हम यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की क्लास कर रहे हैं। अभी के लिए आप इसको याद रखो, बिकॉज ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है और मुझे लगता है कि अगर आएगा तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम डाटा के साथ, इवन ऑप्शंस वगैरह भी सेम रहेंगे। ठीक है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है वैतीकरण। ठीक है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण वैतीकरण। याद रखना, दोबारा बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट करे बातें। पतले फिल्म के रंग का कारण वैतीकरण। मूल लॉजिक गेट है। ठीक है, दोबारा कोई पूछे ना ये सवाल जो मैंने करवा दिया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूल लॉजिक गेट है। कौन कौन है मूल लॉजिक गेट, पहचानो इसमें। एंड और। बच्चों पहले बताओ मूल लॉजिक गेट की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन? वेरी गुड। और, एंड नॉट। वेरी गुड, और एंड नॉट, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे फंडामेंटल गेट मैंने आपको बड़े प्यार से पढ़ाया। ठीक है, और एंड नॉट, ये 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं जिसको मूल लॉजिक गेट कहते हैं। बाकी कॉम्बिनेशंस वगैरह, सबके सिंबल, सबका बुलियन एक्सप्रेशन, सबका ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, ये आपको आता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए, तो ये हो गया ना अपना बच्चों मूल लॉजिक गेट। ओके, 3 होते हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, रिडबर्ग नियतांक की विमा होती है। कोई बच्चा बताओ, मैं चाहता हूं कि ये आप में से कोई बच्चा बताओ मुझे, है ना। बहुत कम यूज होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली सारे ये रिडबर्ग नियतांक की विमा होती है, इसका मान वगैरह ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। बहुत कम यूज होने वाला क्वेश्चन, बहुत कम लोगों की निगाह होती है इस क्वेश्चन पे। मे भी अगर एग्जाम में आ गया तो फिर डाउट पे रहेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप याद रख लो। रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, देखो यहां रिडबर्ग नियतांक को R से इंडिकेट करते हैं। इसका मान होता है 1.097 इंटू 10 पावर 7। क्या होता है बच्चों? ठीक है, रिडबर्ग नियतांक की विमा, ठीक है, 1.097 इंटू 1.097 10 पावर 7, ठीक है, पर मीटर। ठीक है बच्चों, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, है ना, और आपको याद होना चाहिए। तो ये रही इसकी वैल्यू, रिडबर्ग नियतांक का मान, और ये रहा उसका मात्रक। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा? आपसे पूछा रिडबर्ग नियतांक की विमा होती है। आप जानते हो कि विमा बताने के लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए, और मात्रक क्या है? मीटर इनवर्स। तो इसकी विमा क्या होगी? एल इनवर्स। क्लास 11th में विमा निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो अभी कोई स्कोप नहीं है, आप चीजों को याद करो। आपको याद करना है, पता है, लॉजिक पता है तो आप कर लेंगे। रिडबर्ग नियतांक की विमा L पर पावर -1। सब बच्चे याद रख लो, रिडबर्ग नियतांक की विमा L पावर -1। बट ऑप्शन देखो अजीब ही दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? रिडबर्ग नियतांक में L पावर -1, M होता है इसके अंदर? नहीं, 0 कर दो। L होता है? यस, पर पावर -1। T होता है? नहीं। इस तरीके से हम अपना आंसर बच्चों डिसाइड करेंगे। तो देखो कहां पे ये तो पहले में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। दूसरे में नहीं होगा, आपको दिखाई दे रहा है क्यों, है ना बच्चों? वैसे बता सकते हैं किसका, ये किसकी विमा है? आवृत्ति की, क्षय नियतांक की। मैंने इसी वीडियो में इससे पहले बात की, आप जाके देखो बढ़िया से पीछे करके। ठीक है, एनीवे रिडबर्ग नियतांक की विमा M पावर 0,
L पावर -1 T पावर 0 और इसका मान क्या होता है सामने लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। 37 बच्चों जल्दी से मुझे बता दो कौन सा गेट है ये, जल्दी से। हाँ बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 37, ये किसका लॉजिक गेट, किसका सिंबल है ये, नॉर गेट का? बिल्कुल नहीं, ये है अपना नैंद गेट का सिंबल, ठीक है। कल की क्लास में नॉर गेट का एक सिंबल हुआ था या फिर बूलियन, हाँ बूलियन एक्सप्रेशन हुआ था ना, बूलियन व्यंजक। रिवाइज कर लेना बच्चों, नैंद गेट का ये संकेत होता है, तो नैंद गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कौन हो गया? बूलियन एक्सप्रेशन नहीं, ये जो सिंबल है नैंद गेट का है, और आपको पता है शायद कि नैंद गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है A एंड B ऑल टू कॉम्प्लीमेंट इक्वल Y। जान रहे हो ना? सारे लॉजिक गेट का संकेत, उसका बूलियन एक्सप्रेशन, उसकी सत्यता सारणी एक बार रिवाइज करते रहना, है ना। चलो, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है बच्चों। चलते हैं एक और स्लाइड की ओर, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया बच्चों आपको? तो दिस इज डाउट टाइम, है ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो वैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डाउट होगा। वेरी गुड बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा था, ठीक है। और ये वो साल था जिस साल में काफी सारे बच्चों की बैंड बजा रही थी बच्चों, है ना। काफी सारे बच्चे इस साल में फेल हो गए थे। चलो, ऐसे नकारात्मक बातों का भी नहीं करेंगे। फेल के नाम से जिगर कांप जाता है जब कोई अपने को बोलता है फेल। चलो ओके, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल R है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है। कह रहा है वृत्त के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। कितने बच्चों ने अपने क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को टिक मार कर रख रखा था कि सर ये दिक्कत है, जब सर मिलेंगे या क्लास होगी तो पूछेंगे? हैंड्स अप करो, हैंड्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को टिक मार करके रख रखा था। मैं देखूंगा कैसे, मैंने तो देख लिया, है ना। चलो बढ़ते हैं बच्चों। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सीखना, ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को। और मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पहली बात तो। और अगर आएगा ना बच्चों तो सेम डाटा के साथ क्वेश्चन रिपीट होगा, ये भी याद रखना। तो पहले तो समझो आप अच्छे से, है ना, कि किस तरीके से करेंगे इसको, और समझना ही है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर समझा रहा हूं तो फिर समझोगे क्यों नहीं आप, ठीक है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो रट्टा मार लेना इसको, ठीक है। चलो ऑप्शन इसके दे दूंगा आपको। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए √2R, ऑप्शन बी हो गया बच्चों 2R, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों क्लास में मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि मैं कोई एक्स्ट्रा बात क्लास में नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास टाइम काफी ज्यादा है तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बच्चों आज तारीख कितनी हो गई? 21 या 22? 22 है आज, जो भी हो, है ना, देख लेना। ये 21 है, तारीख कितनी है यार आज? तो आपका एग्जाम 2 फरवरी को है और 8 से 9 दिन का यहाँ से टाइम बचता है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं, उनको नींद भी नहीं आती, तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसे नटवर लाल होते हैं जो पूरे दिन नहीं पढ़ते, एग्जाम से 2 दिन पहले एकदम भीड़ा रहता है और काफी कुछ रट लेता है, ठीक है। चलो जैसे भी हो कंडीशन, पढ़ना तो आपको है और आपको एग्जाम तो अच्छा करना ही है बच्चों, है ना। तो आपके पास वक्त नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा बात नहीं करता वीडियो में। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कम समय में पढ़ा दूं। मैं आपको इतना पढ़ा दूं कि आप एक डिसेंट स्कोर अपने एग्जाम में कर पाओ। चलो इस सवाल को लेते हैं। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल R है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सुना बच्चों, आपने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? यस नो आंसर करो। यस, बायो-सावर्ट लॉ में आपने बच्चों पढ़ा होगा 2 बातें।
एक वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं उधर ही लिख देता हूं। एक केंद्र पर, देखो समझना, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और एक अक्ष पर। बच्चों केंद्र पर क्या पढ़ा था आपने, फॉर्मूला क्या था, बी एट सेंटर। आपने केंद्र पर पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, जहां पे आर वृत्त की त्रिज्या है, आई बहने वाली धारा है और एन क्या है, फेरे की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। वेरी गुड। यहां बच्चों त्रिज्या तो आ रही है और ये केंद्र से एक्स दूरी पर अक्ष पर ये वाला बिंदु है, यहां पे बी कितना, एट एक्सिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। बढ़िया से जिसने पढ़ा है, जिसके फेयर कॉपी में ये है, एक बार जाके इसको रिकॉल करना, इसके व्यंजक को एक बार बच्चों देख लेना, क्योंकि इसका व्यंजक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका अक्ष वाले का है ना, एक बार इसको रिवाइज करना बढ़िया से। फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो इस चीज को बढ़िया से देख लो। क्या फॉर्मूला इसका, बी बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। यही से सवाल बच्चों बनाया गया है। दोबारा आते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर ठीक है, धारा आई ठीक है, केंद्र पर वो 2018 हटाओ यार इसको। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, केंद्र पर बी है तो केंद्र यानी कि यहाँ पे बी है, बी ठीक है, बी है। केंद्र से कितनी दूरी पर, यानी कि एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। सॉल्व करते हैं, मैं जल्दी निपटाऊंगा इसको, देखना अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों मैं ले रहा हूं यहां पे एट सेंटर बी, ध्यान देना बी, एंड फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। एट एक्सिस केंद्र पर कितना था, केंद्र पर था बी, और अक्ष पर कितनी दूरी पर, यानी कि एक्स निकालना है हमको, कितनी दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र b/8 है। तो ये जो एक्सिस में बी है ना, ये बी नहीं है, b/8 है। एक्सिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अरे यार एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b/8, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है आपको, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो बच्चों ये है गिवन कंडीशन, हमने इसको सेट कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहां से आपको x का मान लेके आना है। चलिए करते हैं सॉल्व। डिवाइड यहीं पे किया हमने, है ना। चलिए ये से ये कट गया, ठीक है, और चलिए इसको घुमाएंगे तो आपको पता है 8 ऊपर जाएगा, तो 8 को हमने कर दिया ऊपर में b ऑलरेडी था, ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, ये घुमा दिया मैंने, समझ में आ रहा है यार, है ना। बढ़ते आगे, इसको देख लो 2 पाई एन आई अपॉन आर, 2 पाई एन आई अपॉन आर लिख दिया मैंने। इसको घुमा दीजिए, घुमाएंगे ना आप लोग, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर कितना 3/2 होल अपॉन, ये नीचे आएगा 2 पाई एन आई आर स्क्वायर। अब करो सॉल्व, 2 पाई एन आई से 2 पाई एन आई कैंसल, बी से बी कैंसल, है ना, आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो यहां से बी भी कट गया, तो बचा कितना 8, यहां से क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड अपॉन आर स्क्वायर और आर कितना बच्चों आर क्यूब। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कट नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये है आपका एक्स, एक्स नहीं, एक्स ही निकालना भी हमको यहाँ पे। अरे यार एक सेकंड बच्चों, मेरी राइटिंग का बहुत इश्यू रहता है बच्चों, है ना, बहुत तगड़ा इश्यू रहता है। मैं बड़ा लिखता, कमाल का लिखता हूं मैं। ओके, ये है ना, आगे कैसे सॉल्व करें, देखो अब ये आपको आना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कुछ हमारे क्लास में है कार्टून, ठीक है, जिसको ये सॉल्व करने आएगा नहीं,
तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कैसे करेंगे। आप सारे लोग देखो, मैं लिख के मिटा दूंगा इसको। कोई बोल रहा है x का पावर 3/2, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है x का पावर 1/2 पर पावर 3। बोलो होगा नहीं होगा? जब 1/2 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब x पर पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट x। x पर पावर 1/2 रूट x पर पावर 3, है ना। कहने का सेंस आप याद रख लेना कि मिटाता हूं इसको। अगर आपको कोई बोल रहा है y पर पावर 3/2 तो आप क्या करना? रूट y करके और पूरे का क्यूब, ठीक है। z पर पावर 3/2 तो रूट z करके पूरे का क्यूब, है ना। ऐसे होता है। एनीवे आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझदार बच्चे हो, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। इसको मिटाता हूं बिकॉज स्पेस चाहिए होगा अपने को। ओके, तो आप देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, थोड़ा सॉल्व करेंगे फर्दर इसको तो अपने को मिलेगा 8। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, देखो यहां पे चेक करो, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर और नीचे में r, लेट्स चेक इट। ऑफ कोर्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रूट करके फिर पावर लिखूंगा 3 और यहाँ पे r पावर 3 तो है ही, इस पर भी पावर 3, r पर तो था ही तो और कर दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो यार। r का पावर भी 3 है, सॉरी 2 का पावर 3, इस पूरे का पावर 3 इक्वल है। तो पावर 3 यानी कि अंदर वाली जो चीज है 2 के बराबर होनी चाहिए। कर दो इसको 2 के बराबर, तो 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। लंबा नहीं करते बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो 2 जो है इसके बराबर होना चाहिए, बट्टा वाला r यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2r और इक्वल में रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करो यहाँ पे, आपको x है ना, रूट में फंसा हुआ, ये दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यहां स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, यहां स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x चाहिए ना, एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, ये r स्क्वायर इधर माइनस में आएगा, 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया कितना? 3r स्क्वायर। आपको तो x चाहिए, x चाहिए तो स्क्वायर को हटाओ, रूट लगाओ। अब r स्क्वायर का निकल जाएगा r और 3 तो रूट में रह जाएगा, तो 3 रूट में रह जाएगा और r बाहर। एक सेकेंड, 3 जो है x इज इक्वल टू 3 रूट में ही रहेगा और r बाहर आ जाएगा बिकॉज ये स्क्वायर में है, और यही बच्चों अपना आंसर है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ बच्चा who understood my all point in a very simple manner without any much particular effort, है ना। स्माइलिंग फेस you all have, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ये वाला नहीं, √3r ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना। उम्मीद करता हूं कि ये डाउट रिजॉल्व आपका हो चुका है। एक बार बढ़िया से इसको देख लो, मैं हट जाता हूं बोर्ड पर से, और अभी हटेगा बोर्ड पर से बच्चों। अगला सवाल आएगा आपके सामने, विच इज गोइंग टू बी योर। बच्चों वीडियो काफी लंबी हो रही है ना, इतने पे रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो करना अच्छी बात नहीं है, देख के डर जाएंगे बहुत सारे बच्चे यार, 1.5 घंटे की क्लास सही नहीं रहेगा, है ना। इतना ही रखते हैं, है ना। और चलिए इतने को ही आप रिवाइज करो। टोटल मिला के 38 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी मैं आपको 100 प्लस तक ले जाऊंगा, और मे भी देखो कल से होगा तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बच्चों मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप मुझे लगेंगे बच्चों मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मैंने आपको बता रखा है, आज की क्लास में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अपने एग्जाम का कैसा पैटर्न है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, है ना। तो बच्चों इसको आप बढ़िया से पढ़ें, और कल की क्लास में जैसी अपनी क्लास स्टार्ट होगी कल, ठीक है, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले साइड में कुछ क्वांटिटीज लिख दिया था, वो आप काम डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि बीम और मात्रक आपको कम से कम 15 राशियों का लिख के लेके आना है, वो आप करके लाओ, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग रियलिटी में पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट आप मेरे सामने नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बदमाशी करोगे और आप मतलब आगे पढ़ाई नहीं करोगे, या जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वो आप बस देखोगे और स्किप कर दोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं, है ना। जहां पे याद करने का स्कोप है वहां आप याद करो,
जहां समझने का स्कोप है मैंने समझाया है आपको, उसी को रिवाइज करो आप, ठीक है। कल की क्लास में ये 15 जो मैंने आपको HW दिया वो, और 38 का 38 इसमें जो भी सुनने वाला रहेगा मैं आते ही पहले सुनूंगा, पूछूंगा आपसे, आपको वहीं से आंसर करना होगा, और उसके बाद फिर हम बच्चों 38 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और मे भी कल से आपको 2-2 वीडियो मिले, जिसमें से एक में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक में हम लॉन्ग और शॉर्ट मतलब सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार बच्चों आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर हम एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी बच्चों मजा आने वाला है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय करें, मल्ला की पढ़ाई करें, बाय।